नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। मैं प्रधान गुजर, कार्यवाहक सहायक कृषि अधिकारी मूलिया, आपसे वीडियो के माध्यम से खेती बाड़ी से संबंधित कुछ जानकारी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। किसान भाइयों, वर्तमान समय खरीफ की फसलों का लगभग कटाई की ओर चल रहा है और सितंबर माह चल रहा है। जैसा कि सितंबर माह में रबी की फसल सरसों की बुआई का कार्य लगभग शुरू होने वाला है। इसलिए खरीफ की जो फसलें अभी खेतों में फ्लावरिंग अवस्था पे, हार्वेस्टिंग अवस्था पे आ गई है, उनको समय पर फ्लावरिंग वालों को समय समय पर कीट रोग व्याधियों से बचाए रखना है। कीट रोग व्याधियों की समस्या आने पर समय समय पर नज़दीकी कृषि कार्यालय या नज़दीकी कृषि प्रशिक्षण क्षेत्र पर संपर्क करके सलाह जरूर लें। मैं अब आपको आगे की जो बुआई होगी, जैसा कि रबी सीजन है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे टोंक ज़िले में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर सरसों की फसल उगाई जाती है, इसलिए इसके बारे में किसानों को पूरी जानकारी होना आवश्यक है। किस तरीके से इसके खेत की तैयारी करनी है, किस तरीके से बीज उपचार करना, कौन सा बीज लेना है, बीज कहाँ से लेना है, कितना खाद चाहिए, किस दवाई से उपचार करने के बाद किस बीमारी का निदान संभव है, आदि बातें अपन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। जैसे कि किसान भाइयों, सरसों की बात करते हैं अपन, तो सरसों में खेत का चुनाव करते समय निम्न बातें ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी है वहाँ की हल्की दोमट उर्वरा शक्ति वाली होनी चाहिए। क्षारीय या लवणीय मृदा इसके लिए अनुपयुक्त होती है। प्रोडक्शन में बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है। तो इसकी जो पहली तैयारी अपने को करनी है खेत की, तो उसमें इसे बुआई से पहले 4 से 6 जुताई कर देनी चाहिए। इसके बाद में जुताई कंप्लीट होने के बाद में आप इसमें देखो कि भूमि जनित जो भी बीमारियां होती है, तो उनका बाद में अपन सॉल्यूशन ढूंढते फिरते, फिर दवाइयाँ वगैरह अपन करके महंगी दवाइयाँ लगाते रहते हैं, तो उनका पहले से अपने को निदान करना है, पहले से भूमि में उपचार करना है। तो बीज उपचार होता है, लेकिन अपन भूमि उपचार कभी बार करते हैं। तो भूमि उपचार आवश्यक हो गया। कहीं भूमि जनित बीमारियाँ हैं जो मिट्टी में अंदर पौधे की जड़ों को खाती है, अंदर के जो प्रोडक्शन बनता है, जैसे मूंगफली में है, आलू में होता है, नीचे की जो फ्रूट होता है उसको ये डैमेज करती है। तो मेरा ये आपको सुझाव है कि जैसे भूमि के अंदर दीमक या अन्य कीड़े या रोग है, ऐसी संभावना है, तो आप उससे पहले ही बुआई से पहले उसमें क्विनाल फोस 1.5%
25 किलो पाउडर आती है, इसको अंतिम बुआई के समय खेत में मिलाकर पाटा लगा देंगे, ताकि भूमि जनित बीमारियों का इस इंसेक्टिसाइड से कंट्रोल हो सके। भूमि उपचार के बाद में अगली कड़ी में अपन चलते हैं। तो इसका बुआई का जो समय होता है, बुआई का समय होता है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य। अगर अपन इससे पहले करेंगे तो टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है जर्मिनेशन नहीं हो सकता है टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए। तो अपने को एक्चुअल रहता है लगभग 15 के बाद और 20 अक्टूबर के पहले अपने को सिंचाई बुआई करना होता है। दूसरी बात इसमें आती है कि जितने लेट अपन सोविंग करेंगे इसमें बाद में जब फ्लावरिंग के टाइम पर, जब फ्लावरिंग स्टेज होती है, उस टाइम इसमें बीमारियां बढ़ने की बड़ी संभावना रहती है। जैसे मोइला हो गया, चेपा हो गया, ये सारी बीमारियों का अटैक ज़्यादातर लेट सोविंग वाली फसलों में देखने को मिलता है। किसान भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें अपन ने देख ली तो मैं इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो आज के टाइम पे ऐसी किस्में आ गई जो कम समय में पकने वाली है, कम पानी जाने वाली है, अधिक उपज देने वाली है। किस भूमि के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त रहती है, ये कहीं स्टेज पे काम करती है। अलग अलग नस्ल किस्मों की बात हम कर रहे हैं जो। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है या निवेदन है कि अपन अगर बरानी में फसल की बुआई कर रहे हैं तो बरानी के लिए अलग किस्मों का चयन करना होता है, और सिंचित में अपने को फसल बोनी है तो सिंचित के लिए अलग किस्मों का चयन करना है। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि बरानी में कौन सी फसल बोनी है, कौन सी किस्म बोनी है, और सिंचित में कौन सी किस्म बोनी है। अब मैं आपको कुछ उन्नत किस्में जो इम्प्रूव्ड है, जिनका रिजल्ट है और प्रोडक्शन विगत वर्षों में अच्छा रहा है, किसानों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित तरीके से तैयार किया गया है। इसमें पहली आती है गिरिराज। ये किस्म सबसे बेस्ट प्रोडक्शन वर्तमान में दे रही है। ये देखा जाए तो मार्केट में जो प्रचलित है अलग अलग कंपनियों की, जैसे पायनियर की बात करें तो पायनियर जो किस्म है सरसों की, उसके लगभग कंपेयर में इससे बेस्ट ही इसका प्रोडक्शन आया है। लेकिन किसान भाई ज़्यादातर क्या करते हैं कि मार्केटिंग की या जो महंगी किस्म है, महंगी दवाई है, महंगी उसके फेर में पड़ जाते हैं, और सरकारी बीज, सरकारी खाद, इन चीज़ों को तुलना कम देता है कि इनकी कॉस्ट कम है तो वैल्यू कम कर देता है मानसिक रूप से, या किसी भी मानो एक भावना सी बनी हुई है कि इसकी वैल्यू कम है, ये सरकारी है। किसान भाई ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर आप भी उसी देसी किस्म को अगर उसी कंपनी की तर्ज पर आप उसमें रेडिंग करके अच्छी सी मोटी कर लो, कोई सी भी किस्म आपके घर की हो सकती, उसको मोटी छान लो, कंकड़ पत्थरों को निकाल दो, उसका ट्रीटमेंट करो, है उसकी छनाई ग्रेडिंग वगैरह, उसकी सफाई वगैरह, उसमें बिल्कुल भी 1% भी कचरा नहीं रहना चाहिए। वो भी आपका एक तरह से सीड ही है, अच्छा से अच्छा सीड का काम करेगा। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है किस्मों का चयन करते वक्त बड़ी सावधानी से देखें। पहली थी गिरिराज, उसके बाद में 0749 है, ये भी प्रमाणित बीज है, गवर्नमेंट का रिकमेंडेड बीज है। पूसा गोल्ड है, बायो 902 है, आर्यन 298 है, पूसा कल्याणी है, इत्यादि किस्में चयन कर सकते हैं। इसकी अगली कड़ी में बीज की मात्रा
जो मुख्य बात है ध्यान रखनी चाहिए। ज़्यादातर किसान भाई अधिक उपज अधिक उत्पादन के लिए कि ज़्यादा होगा, बीज ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा पौधे होंगे, ज़्यादा फलियाँ आएंगी। किसान भाई ऐसा कुछ नहीं। अगर ज़्यादा पौधे डालोगे तो उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, प्रॉपर उनको वायु, प्रकाश, खाद, पानी इनके लिए प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, तो उनका प्रॉपर विकास जो होना चाहिए पौधे के लिए जो आवश्यक चीज़ है वो उसको प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। और कभी कभी देखते हैं अपन जो ज़्यादा ही बीज डालने के बाद जब पौधे खेत में दिखते हैं या बड़े होने के बाद दिखते हैं तो बिल्कुल टंडियों की तरह दिख जाते हैं, सीधे से उनको कोई ब्रांचेज नहीं है, क्योंकि उनको प्रॉपर खाद नहीं मिला, प्रॉपर पानी नहीं मिला, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले जो उनको चाहिए थे। तो इसमें क्या होता है किसान भाइयों कि बीज का बड़ा महत्व है। बीज अपने को अगर बारानी में से बुआई करनी है अपने को, तो बारानी के लिए अपने को बीज चाहिए 4 से 4.5 किलो, और सिंचित में अपन बुआई कर रहे हैं तो सिंचित के लिए चाहिए अपने को 2.5 किलो बीज। ये 2.5 किलो बीज सिंचित के लिए है और बारानी के लिए। इसलिए कारण है कि सिंचित असिंचित में नमी के कारण बीज पूरा नहीं जर्मिनेट होता। सिंचित में जर्मिनेट होने की संभावना ऐसी होती है कि अपन सिंचित में बुआई करते हैं और सिंचित फसल में उस बीज की आवश्यकता कम हो जाती है। सिंचित खेत की या पानी की जो भी बात करते हैं अपन उसमें, तो असिंचित में टेम्परेचर का या नीचे नमी भी कम रहती है, इस कारण इसमें डिफरेंस रखना पड़ता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन बीज उपचार। बीज की बात होगी, बीज के उपचार की बात होगी। अपने को प्रति किलो बीज में 2 ग्राम थायरम या 2 ग्राम मैनकोजेब या 3 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज के हिसाब से बुआई से पहले बीज में मिलाकर उपचार करना है। ये तो हो गई फूंदीनाशक की बात, इससे तो करना ही करना है। इसके बाद में अपने पास एक आता है ट्राइकोडर्मा। ये ज़मीन में जो फफूंदीजनक वायरस सहित बीमारियां पनपती है उनके लिए ये एक प्रतिरोधक का कार्य करता है ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करने के लिए इसकी मात्रा होनी चाहिए 10 ग्राम प्रति किलो बीज। इससे उपचार आवश्यक है। इसके बाद में आप राइजोबियम कल्चर लो, जिस तरीके की फसल है उसके लिए उसी तरीके का कल्चर अलग अलग है। खाद्यान्न फसलों के लिए अलग है, तिलहनी फसलों के लिए अलग है, दलहनी फसलों के लिए अलग है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात है कि किसान भाइयों फसल चक्कर, जो अपन सरसों की बात कर रहे हैं तो सरसों में फसल चक्कर का बड़ा महत्व है। फसल चक्कर का मतलब ये होता है कि जिस वर्ष आपने वह फसल बोई है तो उस वर्ष इसी खेत में दूसरी फसल बोनी है। अपने को ये फसल नहीं करनी, जैसे रबी सीजन में अपने को सरसों बोनी तो अगले सीजन आएगा उसमें वापस सरसों नहीं करनी पड़ेगी। इसकी जगह सबसे बेस्ट फसल बनाना आपको गंवार है। ये इसका सबसे बढ़िया फसल चक्कर का उदाहरण है। दूसरी बात करते हैं किसान अपना खाद की। तो जैविक खाद की बात करूँ, गोबर की बात करूँ तो सबसे बढ़िया है, कम खर्चीली और बाहर के जितने भी केमिकल युक्त है उससे बिल्कुल परिपूर्ण सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए। तो मेरा तो यही सजेशन है कि घर पे ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद का यूज करो, देसी खाद बनाओ, हरी खाद का यूज करो, वर्मी कंपोस्ट बनाओ, सुपर कंपोस्ट बनाओ, यूरिया, DAP वगैरह वगैरह। या किसान की आमदनी को बढ़ाते नहीं है, घटाते। आय बढ़ती नहीं, इनसे कॉस्ट बढ़ जाती है खेती की। 5,000 की खेती 10,000 की पहुंच जाती है। कारण क्या है, कुछ में खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है आज के टाइम में। ट्रैक्टर का खर्चा हो गया, सिंचाई में डीजल का खर्चा हो गया, दवाइयों का खर्चा हो गया, महंगे बीज आने लग गए, क्योंकि अपन सब मार्केट से यूज कर रहे हैं। मार्केट का सारा सब कुछ है, तो फिर कट्टे पे कट्टे देना, सारा आमदनी
में उल्टी डिक्रीज हो रहा है। तो अगर अपन जितना अपना प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करेंगे, तो खाद के लिए अगर गोबर की खाद तैयार करेंगे तो गोबर की खाद खेत के लिए भी और मानव स्वास्थ्य के लिए भी पौष्टिक है। तो इसके लिए आपको गोबर की खाद अच्छी सड़ी हुई होनी चाहिए। सरसों खेत में अपन डाले तो 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर, 4 बीघा पक्का में 8 से 10 टन गोबर की खाद डालना चाहिए। इसके बाद में तिलहनी फसल होने के साथ साथ इसमें जिप्सम 250 kg जिप्सम प्रति हेक्टेयर अवश्य डालें। अगर गत वर्ष पहले डाल दिए तो इसमें इसकी आधी मात्रा कर दे। इसके बाद में बात करते हैं तो खाद उर्वरक कंप्लीट होने के बाद जितना बीज उगा है उसका आकलन करो कि कहीं ज़्यादा तो नहीं बीज, पौधों की संख्या ज़्यादा तो नहीं। पौधे भी मैनेजमेंट का नाम बता रहा था बीच में कि ज़्यादा पौधे होंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मैं यही कह रहा था कि ज़्यादा पौधे हों तो उनका भी गैप फिलिंग ज़रूरी हो जाता है। कम है तो गैप फिलिंग करो, ज़्यादा है तो हटाओ उनको। तो इसमें जो कतार से कतार की दूरी में बात करनी है, जैसे एक कतार से दूसरे कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर, ये इसका बिल्कुल एक्यूरेट जो डिस्टेंस है ये होना चाहिए। अगर कम है तो आप दूसरी जगह से पौधे उठा के वहाँ रोप दो, और ज़्यादा है तो उसमें पौधे हटा के दूसरी जगह जहाँ कम हो वहाँ लगा देना चाहिए। किसान भाइयों, इसमें एक बीमारी लगती है सफ़ेद रूली, लगभग सभी जानते हैं। इसमें सफ़ेद हो जाता है तो पुष्प जिसको कहते हैं अपना फ्लावरिंग वाला डंठल, वो सारा सफ़ेद हो जाता है। पौधे की जो ग्रोथ है, ऊपर की जो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होना है या प्रोडक्शन के लिए तैयार होना है उसको, वो बिल्कुल बंद हो जाती है। वो बंद होने के बाद में आगे की प्रोसेस पूरी बंद हो जाती है। ये होता है टेम्परेचर के कारण, क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी हो, बारिश का मौसम हो, धूप उगनी निकल हो। बारिश का तो खैर उस टाइम सीजन नहीं रहता, फिर भी एक ह्यूमिडिटी का, एक क्लाइमेट का फ़र्क पड़ता है कि प्रकाश नहीं मिल रहा, प्रॉपर प्रकाश नहीं मिल रहा, तो ये चीज़ें, ये बीमारियाँ पनप जाती है, सभी फसलों में लगभग समस्या हो जाती है। तो इसके लिए एक दवाई आती है एप्रोन डी आती है। इसको 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से पहले से बीज में डाल के बीज का कर देना चाहिए। आगे बात करते हैं किसान भाइयों सिंचाई की। अब सरसों की सिंचित फसल में कम से कम 2 सिंचाई तो होना ही चाहिए। तो 2 सिंचाई के बीच में जो गैप होता है वो लगभग आपको मालूम होना चाहिए कि पहली जो सिंचाई करनी है अपने को वो लगभग 30 से 40 दिन के मध्य करनी। दूसरी सिंचाई अपने को 70 से 80 दिन के बीच में करनी चाहिए। दूसरी बात है किसान भाइयों, सिंचाई के बाद अपन करते हैं बात निराई गुड़ाई प्रत्येक फसल के लिए आवश्यक सस्य क्रिया है। इसका एक उद्देश्य होता है कि अनवांछित पौधे जो खेत में उग जाते हैं मेन फसल के साथ, उनको हटाना तो एक उद्देश्य, उसके साथ दूसरा उद्देश्य होता है कि वायु का संचारण बने, मिट्टी में वायु का संचारण बने तो पौधों के लिए भोजन की सुलभता रहे, भोजन बनाने में प्रकाश पहुँचे, क्योंकि ज़्यादा चारा हो जाएगा तो प्रकाश ऊपर पौधों को ढक लेगा। तो ये निराई गुड़ाई का एक मुख्य कार्य है कि पौधों को समुचित वातावरण के लिए तैयार करें। जैसे ज़्यादा उग गया तो उसको हटाओ, चारे को हटाना, वायु संचार नहीं मिल रहा, नमी नहीं मिल रही, इन चीज़ों के लिए, या फिर अनवांछित पौधे जितने ज़्यादा हो जाएंगे, या चारे की बात करें तो जितना आप खाद दोगे, सिंचाई दोगे, न्यूट्रिएंट्स दोगे, उनका आधा पार्ट वो एक जल्दी चारा होता है, या जो अनुवांशिक पौधे वो मेन फसल से पहले जल्दी ग्रो करते हैं, तो उनको हटाना ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, इसमें निराई गुड़ाई फसल के उगने के 20 से 25 दिन के बीच में अपने को निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए।
किसान भाइयों, अगर वाइड क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, मानव श्रम से अगर आप निराई गुड़ाई नहीं कर पाते हैं भाई लोग, तो सजेशन खैर मैं नहीं दे सकता हूँ, इतना खरपतवारों पे यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट मानव स्वास्थ्य के साथ साथ भूमि पे तो होना ही होना है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट फिर खाद्यान्न के रूप में मानव और पशुधन को होना ही होना है। तो इसका ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि मानव श्रम से, हाथ से निराई गुड़ाई हो तो ये सबसे बड़ा विकल्प है। फिर भी अगर बड़े क्षेत्र में निराई गुड़ाई संभव नहीं हो, मानव श्रम कम हो, तो इसके लिए आपको एक दवाई आती है खरपतवार नाशी के नाम से, पेंडामेथालिन। इसकी मात्रा होती है 750 ग्राम। इसको आप 600 से 700 लीटर पानी में घोल लो, और घोल के बुआई के बाद, लेकिन उगने से पहले अपने खेत में स्प्रे कर दो। तो इससे काफ़ी मात्रा में जो है आपका खरपतवार वो नष्ट हो जाएगा। किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम।